जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान के परिवार में। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान में भी हम पढ़ रहे थे। विज्ञान में भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर खत्म हो गया था, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाइए उस प्लेलिस्ट को पहले अच्छे से देखिए। तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका भौतिक विज्ञान का, बचा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में भी मैं आपको एक वीडियो बना दिया था, जिसमें मैं आपको अंतिम हेडिंग बताया था। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बता दिया था। रासायनिक समीकरण बता रहा था, तब तक थोड़ी मौसम खराब हो जाने के कारण वीडियो रुक गया, तो वहीं पर मैं कट कर दिया। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। आई बात समझें। तो रासायनिक समीकरण हेडिंग बनाइए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण हम इसकी बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। ये बात समझें, तो ध्यान से सुनिए हमारी बात। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, कब क्या होगा रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। जब कोई अभिक्रिया हो रही है ना, तो उस अभिक्रिया को हम यदि जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हैं, उस तत्वों को यदि संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाए ना, जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो उसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। बात समझने से, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को जब उन तत्वों को संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है रासायनिक समीकरण। बात समझ आई। क्या होता है रासायनिक समीकरण, इसकी बात करें तो लिखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को तत्वों को तत्वों को अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों, तत्व होगा तो उसका संकेत होगा और यौगिक होगा तो उसका सूत्र होगा। संकेतों एवं सूत्रों सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, जैसे समझिए कि यदि हम कोई भी हाइड्रोजन, कोई तत्व ले लेते हैं, हाइड्रोजन 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 की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे ना, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, जल मिलेगा ना। और ऐसे शब्दों में हमें नाम लिखना पड़ रहा है। इन्हीं नामों को यदि उनके हम संकेत और उनके सूत्रों की सहायता से लिख देंगे तो उसे ही कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन को H2 से प्रदर्शित करेंगे और ऑक्सीजन को भी O2 से, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, H2O, जल बना लेगा ना। आई बात समझ समझ हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन को O से और जल को H2O से, तो जब हम उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं ना या लिखते हैं ना, उसे ही कहा जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं।
अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई बात समझे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई बात समझे? जैसे हाइड्रोजन के साथ यदि ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया जाए तो क्या मिलता है? जल मिलता है ना, जल मिलता है। हाइड्रोजन संकेत में लिख दिया, ऑक्सीजन संकेत में लिख दिया और जल को संकेत में लिख दिया, तो यही है रासायनिक समीकरण। आई बात समझे? और कोई एग्जाम्पल लेना हो तो ले सकते हैं। जैसे आप जब कार्बन को ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या मिलेगा? बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन को हम C की सहायता से प्रदर्शित कर दें और ऑक्सीजन को O2 की सहायता से, तो क्या बन जाएगा? CO2। यही तो हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। यही है ना रासायनिक समीकरण। बात समझे कि नहीं समझे? जब हम उन तत्वों एवं यौगिकों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से दर्शाते हैं या लिखते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। आई बात समझे? तो जल्दी से लिखिए, इसके आगे अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए तो इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अब हम बताते हैं आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ, या सॉरी नियम। पहले नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे लाभ। तो हेडिंग बनाइए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। हम जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या नियम होते हैं। आई बात समझे? यदि हम नियम को जान ले तो रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। तो एक एक करके नियम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं। ध्यान से सुनिए क्या होता है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम यह है ना कि जब कभी भी हम अभिकारक को लिखेंगे ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को हमेशा तीर के बाएं तरफ लिखा जाता है। दूसरा नियम यह है कि रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न हुए उत्पादों को हमेशा तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। दो नियम हो गया। तीसरा नियम यह है कि जब एक या एक से अधिक अभिकारकों का प्रयोग करते हैं तो बीच में धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम यह है कि जब एक या एक से अधिक उत्पाद बनता है ना, तो बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझे? बात यहाँ स्पष्ट रूप से समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? जैसे समझिए, पहला नियम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं यौगिकों को रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भी भाग ले सकता है और यौगिक भी भाग ले सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं यौगिकों को हमेशा तीर के बाईं ओर
तीर के बाईं ओर लिखते हैं। आई बात समझे? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं यौगिकों को हमेशा तीर के बाईं ओर लिखते हैं। आई बात समझे? दूसरा नियम क्या है? ध्यान से सुनिए हमारी बात। दूसरा नियम किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न हुए उत्पाद है ना, उन उत्पादों को हमेशा तीर के दाएं तरफ लिखेंगे। तो दूसरा नियम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न उत्पादों को हमेशा तीर के दाईं तरफ दाईं ओर लिखते हैं। ये था दूसरा नियम। पहला नियम क्या था कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकारक ना, उसको तीर के बाएं तरफ लिखेंगे, और जो उत्पन्न उत्पाद हो रहा है ना, उसको दाएं तरफ लिखेंगे। यही बात समझे? और जो अभिकारक है, अभिकारकों में एक या एक से अधिक अभिकारक भाग लेंगे ना, तो उसको प्लस चिन्ह यानी कि धन चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। और जब उत्पाद एक या एक से अधिक बनेगा तो उसको प्लस चिन्ह यानी कि धन चिन्ह के साथ लिखेंगे। यही बात समझे? तो क्या लिखेंगे? यदि एक से अधिक अभिकारक हो तो यदि एक से अधिक अभिकारक हो तो धन चिन्ह के साथ लिखते हैं। आई बात समझे? यदि एक या एक से अधिक अभिकारक होगा तो धन चिन्ह के साथ लिखेंगे। बात यहाँ तक स्पष्ट हुई। चौथा देखिए, चौथा नियम क्या है? चौथा नियम ये है कि यदि एक से अधिक उत्पाद होगा तो उसको भी धन चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यदि एक से अधिक उत्पाद हो तो उसके बीच में धन चिन्ह लिखते हैं ना, का प्रयोग करते हैं। यदि एक से अधिक उत्पाद हो तो धन चिन्ह के साथ लिखते हैं। धन चिन्ह के साथ लिखते हैं। आई बात समझ नहीं समझाई? यदि ये चारों नियम आपको पता है ना, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं। बात समझ आएगी नहीं समझी? यदि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को थोड़ी लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, क्योंकि हम आपको ना बड़ी मेहनत के साथ, देखिए पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको फ्री में पूरी क्लास को देने की कोशिश करें। आपको पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाएंगे। और लास्ट टाइम आएगा ना पेपर का, तो उस टाइम आपको आंसर हल कराएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, सब कुछ करा देंगे। आपका किसी भी हाल में ना 600 में 550 से ऊपर लाना ही है। किसी भी हाल में 550 से ऊपर नंबर लाना है 600 में, यानी 500 से 550 से अधिक लाना ही लाना है 600 में। इन टॉपिकों को यदि आप अच्छे से क्लियर करते रहेंगे ना, तो आपका 550 से नंबर ऊपर आएगा ही आएगा। ये गारंटी है मेरी, चैलेंज है। आई बात समझे?
तो थोड़ी अच्छे से समझते रहिए और अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आई बात समझ में? तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या था? पहला नियम यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं यौगिकों को हमेशा तीर के बाईं ओर लिखते हैं। दूसरा नियम यह है कि रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न उत्पादों को हमेशा तीर के दाईं ओर लिखते हैं। और तीसरा नियम यह है कि यदि एक से अधिक अभिकारक हों तो धन चिन्ह के साथ लिखते हैं। और चौथा नियम यह है कि यदि एक से अधिक उत्पाद हों तो धन चिन्ह के साथ लिखते हैं। आई बात समझ नहीं समझ आई? ये बात अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं ना आप? तो यदि अच्छे से समझ पा रहे हैं ना तो थोड़ी वीडियो को लाइक करते रहिए और अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहिए। आई बात समझ? एक-एक करके हम आपको सारा का सारा सिलेबस खत्म करा देंगे, सब कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, सब कुछ हम पढ़ाने की हमारे लिए हैं और सब कुछ आपको पढ़ाएँगे। यहाँ तक हो गया? तो जल्दी से लिखिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे हम बताते हैं। जल्दी से लिखिए। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हेडिंग बनाइए ना अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया ना हमेशा 2 ही प्रकार की होती है। अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन? एक होता है संतुलित अभिक्रिया और एक होता है असंतुलित अभिक्रिया। क्या होता है संतुलित और क्या होता है असंतुलित ये सब आपको बता रहे हैं एक-एक करके। अभिक्रिया कोई पूछे कितने प्रकार का होता है तो क्या बताएँगे? 2 प्रकार का। कौन-कौन? एक संतुलित अभिक्रिया और एक असंतुलित अभिक्रिया। कितने प्रकार की अभिक्रिया हैं? 2 प्रकार की, एक संतुलित अभिक्रिया और एक असंतुलित अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो लिखिए कि अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कोई भी अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। आई बात समझ में? तो कौन-कौन? संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया। संतुलित संतुलित अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया और दूसरा असंतुलित असंतुलित अभिक्रिया। अभिक्रिया। आई बात समझ में? एक होता है संतुलित अभिक्रिया और एक होता है असंतुलित अभिक्रिया। तो क्या होता है संतुलित अभिक्रिया और क्या होता है असंतुलित अभिक्रिया इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग बनाइए आप सबसे पहले संतुलित अभिक्रिया। हेडिंग हो गया संतुलित अभिक्रिया। हेडिंग है संतुलित अभिक्रिया। क्या होता है संतुलित अभिक्रिया? जब किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जब समान हो जाएगी ना, किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पादों की संख्या जब बराबर किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या जब समान हो जाएगी तो उसे ही कहा जाता है संतुलित अभिक्रिया। आई बात समझ नहीं समझ आई? बात समझ नहीं समझ आई? क्या होगा संतुलित अभिक्रिया? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक एवं यदि यदि अभिकारक एवं उत्पादों की संख्या समान हो, अभिकारक एवं उत्पादों में परमाणु संख्या उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे रासायनिक समीकरण तो उसे संतुलित अभिक्रिया संतुलित समीकरण कहते हैं। तो उसे संतुलित अभिक्रिया या समीकरण कहते हैं। जैसे समझिए, कब किसे कहेंगे संतुलित। जैसे समझिए कि ये है हाइड्रोजन, आई बात समझे। ये था हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है ना। ये था हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, इन दोनों की अभिक्रिया कराने से जल बनता है। तो ये तीर के इधर अभिकारक है और तीर के उधर उत्पाद है। तो ध्यान यही देना है ना कि इधर तीर से पहले ये लिखा ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से हमारी बात सुनिए, ये तो हो गया अभिकारक, और ये है उत्पाद। तो क्या समान है कि नहीं, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो सही है। लेकिन यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है ना, तो समान तो नहीं है, अलग अलग है, मान डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इधर समान करने के लिए यदि यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर एक कुछ नहीं लिखा है तो एक लिखा है। अरे बात समझ नहीं समझ, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो एक तो लिखा ही होता है, और एक में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 तो ऑक्सीजन मिल गया, 2 ऑक्सीजन मिल गया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पहले से ही हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन पहले से 2 मौजूद था, और अब हम 2 से और गुणा कर दिए हैं तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हो गया ना, 2 दुना के 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दें। अरे ये बात समझ नहीं समझ रही है, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। आई बात समझे। तो यही है। अब जा करके देखिए, अब यहाँ पर 2 दुना के 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 दुना के 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 एकम 2 ऑक्सीजन। अब जा करके इसको हम कहेंगे संतुलित अभिक्रिया या संतुलित समीकरण, इसी को कहा जाएगा संतुलित समीकरण। आई बात समझे, इसी को कहते हैं संतुलित समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई बात समझे क्या होता है संतुलित समीकरण, समझ आया। तो जल्दी से लिखिए, इसके आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए, नहीं लिखे हैं तो फिर इसके आगे बताते हैं आपको।
तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। उमस इतनी काफ़ी है ना कि मैं पसीना से भीग गया। अभी 25 मिनट क्लास चला और मैं पसीना से भीग गया। थोड़ी लाइक को किया करिए, वीडियो को शेयर और किया करिए, क्योंकि ये चैनल जिस पर आप पढ़ रहे हैं ना, ये चैनल आप ही का है और ये बहुत छोटा है, तो इसके बड़े करने की ज़िम्मेवारी आप सबकी ही है। तो कृपया चैनल को थोड़ी बड़ा करें तो ही बेहतर होगा। प्लीज़ सपोर्ट बनाएं, शेयर करते रहें, तो ही नए लोग जुड़ेंगे और जुड़ना तो आप सबका ही काम है। तो चैनल पर और लोगों को जुड़ते भी रहिए। अब आगे चलिए पढ़ते हैं हम असंतुलित समीकरण। असंतुलित असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे? असंतुलित समीकरण, ध्यान दीजिए बात को। जब ना अभी हम क्या पढ़े हैं कि जब अभिकारक और उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु की संख्या समान थी तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित। और जब समान नहीं होगी यानी कि असमान होगी तो उसे कहेंगे असंतुलित समीकरण। बात समझ आएगी नहीं समझ? तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों में परमाणु की संख्या यदि समान नहीं होगी तो उसे ही कहा जाता है असंतुलित समीकरण। आई बात समझे? तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या यदि समान न हो तो उसे ही कहते असंतुलित समीकरण। आई बात समझे? तो कैसे कहेंगे? रासायनिक समीकरण में यदि रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण में यदि रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक एवं उत्पादों में यदि अभिकारक एवं उत्पादों में एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उत्पादों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो समान न हो तो उसे ही असंतुलित समीकरण कहते हैं। आई बात समझे? असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे? जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणु की संख्या समान नहीं रहेगी तो उसे ही कहा जाता है असंतुलित समीकरण। बात समझ आई? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणु की संख्या समान न हो तो उसे ही कहा जाता है असंतुलित समीकरण। आई बात समझे? जैसे समझिए, पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से। यदि हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दी जाए तो क्या बनेगा? जल बनेगा ना। तो क्या इसमें परमाणु की संख्या समान है? ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, सही है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है ना, तो समान तो नहीं ना है। आई बात नहीं समझे? तो जब समान नहीं होगा तो उसे ही कहते हैं असंतुलित समीकरण, और जब समान होगा तो उसे कहेंगे संतुलित समीकरण। बस यही अंतर है संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। यहाँ तक बात अच्छे से स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? तो अब हम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके ना एक एक करके आगे बढ़ते रहें। जल्दी से लिखिए इसको तो आगे बताते हैं। यहाँ तक हो गया तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम बात करते हैं ना कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। कौन कौन सी सूचनाएं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है, तो ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उससे कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो या रासायनिक समीकरण हो, तो उससे हमें ना परमाणुओं और अणुओं की सूचना प्राप्त होती है कि कितना उसमें अणु है और कितना परमाणु है, कितना वियोजित हो गया, कितना संयोजित हो गया, यानी कितना टूट गया, कितना जुड़ गया, यानी कुल मिलाकर के अणुओं और परमाणुओं की संख्या के बारे में ही पता चलता है। तो क्या रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है हमें कौन कौन सी सूचना। पहला परमाणु और दूसरा अणु, यही दो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। आई बात समझे, तो लिखिए रासायनिक अभिक्रिया से या रासायनिक समीकरण से परमाणु एवं अणुओं की सूचनाएं मिलती है। रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण से परमाणु एवं अणुओं की 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 सूचना मिलती है। आई बात समझे, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तो उस रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या मिलेगा, उसमें कितने परमाणु हैं और कितने अणु हैं, यही सब तो प्राप्त होता है ना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो। आई बात समझे समझे। तो दूसरा, अब अगला हेडिंग बनाइए। यहाँ तक हो गया ना। लिखिए जल्दी से कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या, कौन कौन सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो रासायनिक समीकरण से कौन कौन सूचना मिले, परमाणु एवं अणु। परमाणुओं की जानकारी मिल रही है और अणुओं की जानकारी, यही दो जानकारी हमें मिल रही है ना रासायनिक समीकरण से, परमाणु और अणुओं की। आई बात समझे, तो किसी भी रासायनिक समीकरण से परमाणु एवं अणुओं की जानकारी मिलती है या सूचना मिलती है। आई बात समझे। तो अगला हेडिंग है ये कि रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ, कौन कौन सा लाभ होता है, इसकी बात कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, अगला हेडिंग बनाइए। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी कि कोई भी हम रासायनिक समीकरण का उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होगा। आई बात समझिए, बात समझ रही नहीं समझ रही। कोई भी हम रासायनिक समीकरण का उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ लाभ हो रहा है, यदि हम कुछ काम करें तो उससे लाभ हमें मिलना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्या प्रॉफिट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से, यानी केमिकल इक्वेशन से, रिएक्शन से कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गई या रासायनिक समीकरण हो गया, तो उससे हमें क्या क्या लाभ होता है। आगे बात समझ नहीं समझ रही। तो ये सब करते हैं। पहला लाभ ये है कि समय की बचत होती है, यानी कि जो काम हम देर में करते हैं वो काम रासायनिक अभिक्रिया से जल्दी हो जाता है। जैसे कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, और उन शब्दों की जगह पर यदि हम संकेतों का प्रयोग करें तो जल्दी लिख सकते हैं। पहला काम हो गया समय की बचत। दूसरा कागज़ की बचत होती है, यानी कि जो बड़े पेज में लिखना पड़ता है उसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं समीकरण के माध्यम से। तीसरी बात है कि स्याही की बचत, जाहिर सी बात है जब कम लिखेंगे तो कलम की स्याही कम खत्म हो ही करेगी। ये भी तो लाभ ही है ना भाई, कुछ भी तो हमें लाभ मिल रहा है ना। और चौथा बात है ना कि समीकरण को समझने में आसानी होती है। आई बात समझे, तो यही चार लाभ होते हैं। इन्हीं चार लाभों के बारे में पढ़ लेना है। तो पहला क्या है, समय की बचत।
समय की बचत, बात समझे नहीं समझे? कोई भी रासायनिक समीकरण लिखें तो थोड़ी जल्दी लिख लेते हैं, तो समय की बचत होती है ना। दूसरा क्या है? कागज की बचत। कागज की बचत, कागज की बचत हो गई। और तीसरा समय की बचत, कागज की बचत। तीसरा स्याही की बचत, स्याही की बचत, स्याही की बचत होगा। चौथी बात, जब समय की बचत हो गई, कागज की बचत हो गई, स्याही की बचत हो ही गई, तो चौथी बात ये है कि समीकरण को समझने में आसानी, समीकरण को समझने में आसानी, आसानी रहेगा ना। जैसे समझिए कि बड़ा बड़ा शब्द लिखना हो, हमें क्या लिखना हो, जैसे मान लेते हैं कि हम कार्बन लिखें, हम कार्बन लिखें, फिर लिखें ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड ना। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझे? तो इतना ज़्यादा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हम कार्बन के साथ अभिक्रिया करा दें ऑक्सीजन की, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिख लिया ना आसानी से। तो इसमें लिखने में क्या होगा? हमें समय कम लगा, समय कम लगा ही लगा, और कागज़ कम लगा। इतना बड़ा लिखने से बढ़िया है कि इतने में हम छोटे में तो लिख सकते हैं ना। और तीसरा स्याही की वजह, जब इतना ज़्यादा लिखेंगे तो स्याही ज़्यादा खर्चा होगी, इतना कम लिखेंगे तो कम स्याही खर्चा होगी। और समीकरण को आसानी से भी हम समझ भी सकते हैं कि क्या लिखा है। आई बात समझ नहीं समझी? सी फॉर कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, और CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है? तो ये हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के लाभ। चलिए तो इसके आगे चलते हैं, और जल्दी से लिखिए तो इसके आगे की बात बताते हैं। थोड़ी तेज लिखिए तो इसके आगे के बारे में बात करें आपसे। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। चलिए तो इसके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी कि कुछ। अच्छा, क्या रासायनिक समीकरण सारे के सारे काम कर ही सकता है? जरूरी नहीं है कि सारे के सारे काम कर सकता है। इसके भी कुछ लिमिट है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सारे के सारे काम नहीं कर सकता है, कुछ लिमिट है इसके भी। तो हेडिंग बनाए रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, की सीमाएं। अरे बात समझे? रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसकी क्या क्या सीमा है। बात ध्यान से सुनिए, कोई भी रासायनिक समीकरण तो उसकी कुछ सीमा है ना। पहला सीमा ये है कि अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था के बारे में बताता ही नहीं है कि वह ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में। अरे बात समझे?
तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखते हैं समीकरण, तो उस समीकरण को लिखते वक्त उसकी अवस्था की जानकारी नहीं होती है। तो लिखिए, अभिकारक तथा उत्पादों की अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पहला पॉइंट ये है, अभिकारक एवं उत्पाद के अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। आई बात समझे? यानी कि जब कोई अभिकारक है या कोई उत्पाद है ना, तो उसकी अवस्था की जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे आप समझिए कि मैं लिख दिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म कर दें तो टूट जाता है ना, कि इसमें टूट जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा, इसकी जानकारी मिलती ही नहीं है हमें इस अभिक्रिया के माध्यम से। आ रही बात समझ में? नहीं समझ आ रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हमें उसकी अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है कि वह ठोस है कि द्रव है कि गैस है। बात यहाँ तक स्पष्ट रूप से समझ आई? तो चलिए अगले की बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी की जानकारी नहीं मिलती। देखिए, अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी होने की जानकारी नहीं मिलती। अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी होने की जानकारी नहीं मिलती है। यानी कोई भी अभिक्रिया हो रही है ना, तो उसमें छेपी होगी, उसमें शोषी होगी, ये जानकारी हमें मिलती ही ना है। जैसे कार्बन के साथ यदि हम ऑक्सीजन को जला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ना, तो यह अभिक्रिया उसमें छेपी होगी, उसमें शोषी होगी, ये हमें पता ही नहीं चल पाता है। आई बात समझ नहीं समझ आई? तो इस अभिक्रिया के उसमें छेपी एवं उसमें शोषी होने की जानकारी नहीं मिलती है। पहला क्या था कि अभिकारक उत्पाद की अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा क्या है कि अभिक्रिया के उसमें छेपी एवं उसमें शोषी होने की जानकारी नहीं मिलती है। दो बात समझ आई? तो तीसरी बात पे चलते हैं। दशा एवं उत्प्रेरक, यानी कि कोई भी अभिक्रिया है तो किस दशा में है और उत्प्रेरक की जानकारी नहीं, यानी कि कौन सा उत्प्रेरक हमें लगाना है या लगा है, ये जानकारी नहीं मिलती है। तो लिखिए, अभिक्रिया की दशा अभिक्रिया की दशा एवं उत्प्रेरक अभिक्रिया की दशा एवं उत्प्रेरक की जानकारी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। आई बात समझे? यानी कि कोई भी अभिक्रिया है ना, तो उस अभिक्रिया के किस दशा में है और किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है, ये भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। जैसे समझिए, ये है हमारे पास में हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, और इन सब की जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा ना। बात समझ नहीं समझ आई? तो जब हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये किस दशा में मिला है, कैसे मिला है, अभिक्रिया पूर्ण हुई कि नहीं हुई, कौन सा उत्प्रेरक लगाना है, ये हमें जानकारी नहीं मिलती है। बात समझ आई? तो तीनों पॉइंट जल्द से छापिए, तो अगले 3 पॉइंट बता दें। चलिए, छाप लिए होंगे तो आगे की बात करते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आप सब छाप लिए होंगे। अब आगे की बात करते हैं। 3 बात पढ़े हैं ना, चौथा पॉइंट, उसी में चौथा पॉइंट लिखिएगा। उसी में चौथा पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं मिलती है, कि अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है कि तेज हो रही है। चौथा पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि अभिक्रिया हो रही है ना, तो किस वेग से हो रही है, तेज हो रही है कि धीरे हो रही है, ये जानकारी हमें प्राप्त ही नहीं हो रही है। बात समझिए। जैसे समझिए कोई भी अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है और सोडियम की अभिक्रिया यदि हम ऑक्सीजन से करा दें तो क्या मिलता है, सोडियम ऑक्साइड Na2। और ये कितनी तेजी से अभिक्रिया होती है इसकी जानकारी हमें प्राप्त ही नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि ये आयरन है और आयरन की अभिक्रिया करा दें ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलता है, Fe3 और O4 मिलता है। आ रही बात समझिए। अब बात ध्यान से सुनिए, ये जो अभिक्रिया है ना, सोडियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो 1 सेकंड का भी समय नहीं लेता है, तुरंत वह अभिक्रिया करके जलने लगता है। जबकि ये आयरन है ना, यानी कि लोहा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर लेता है, तब धीरे धीरे उस पर जंग लगना चालू होता है। तो कौन सी अभिक्रिया तेज हो रही है और कौन सी अभिक्रिया धीमी हो रही है, ये हमें जानकारी प्राप्त होती ही नहीं है। जब तक तो कोई बताएगा तब ना बात समझ आएगी। तो ये अभिक्रिया तो केवल देखने से आपको पता चल रहा है, ऐसे तो हम बता दे रहे हैं कि बहुत तेज हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं तो क्या आपको पता चल पा रहा है कि अभिक्रिया तेज होगी और ये अभिक्रिया धीमी होगी? ऐसे देखने से जानकारी नहीं मिलती है। आए बात समझे। अगले गुण की बात करते हैं। चौथा चौथा यानी कि चौथी इसकी सीमा क्या है, इनकी कमियां क्या है? सीमा का मतलब कमियां होता है। पांचवी बात ना, चौथा तो हो गया। विस्फोट से होने वाली अभिक्रियाओं की जानकारी नहीं मिलती, यानी कि कौन सी अभिक्रिया विस्फोट के साथ होगी ये जानकारी नहीं मिलती है। तो लिखिए, विस्फोट से होने वाली विस्फोट से होने वाली अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं की जानकारी अभिक्रियाओं की जानकारी नहीं मिलती है अरे बात सुनिए, यानी कि अभिक्रिया विस्फोट के साथ होगी कि ऐसे ही होगी पता ही नहीं चलता है। जैसे आप सोडियम को ना सोडियम को जल में डालेंगे ना, सोडियम को H2O यानी कि जब जल में डालेंगे तो बड़ी तेज़ी के साथ विस्फोट होता है और बनाता क्या है, ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड प्लस, सोडियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकलता है। आई बात समझे। तो जब ना पानी में सोडियम को डाला जाता है तो बहुत तेज़ी से विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है। और ये विस्फोट के बाद जानकारी हमें केवल समीकरण देखने से हमें पता नहीं चल पाता है। ये आप देखेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है या ऐसे ही होती है। कभी हम प्रैक्टिकल करके वीडियो बना करके और आपको अपलोड करेंगे कि पानी में सोडियम को डालने पर क्या होता है। आप ऐसा घर पर करने की कोशिश न करिएगा, नहीं तो आप जल सकते हैं, क्योंकि बड़े विस्फोट के साथ होता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्षति हो सकती है। तो इससे सावधान रहें। आई बात समझ में। अगले बात की बात करते हैं, यानी कि पाँच ही पॉइंट हो गया, तो छठे सीमा की बात करते हैं। छठी बात छठी बात ये है ना कि अभिक्रिया की कितनी मात्रा खर्च हुई है और कितनी मात्रा इसकी शेष बची है, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। बात समझ आई।
तब क्रिया की कितनी मात्रा खर्च हुई है इसकी जानकारी नहीं मिलती है। अभिक्रिया की अभिक्रिया की कितनी अभिक्रिया की कितनी मात्रा खर्च हुई है इसकी जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया है ना, तो उस अभिक्रिया को करते समय उसकी कितनी मात्रा खर्च हो रही है ये जानकारी हमें प्राप्त ही नहीं होती है। बात समझ आई कि समझ आई? यदि प्राप्त होती तो हम उतने ही पदार्थ यानी कि उतने ही तत्वों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कोई अभिक्रिया कितनी मात्रा में खर्च हो रही है ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। बात समझ आई? तो ये थी अभिक्रिया की सीमाएं। अब हम बात करते हैं कि अभिक्रिया को कैसे उपयोगी बनाते हैं, ये आपको बताएंगे कल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत काफ़ी गर्मी है और गर्मी गर्मी के कारण मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कल करते हैं। आई बात समझिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, मेरा पढ़ाई हुआ आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे दोस्तों को शेयर कर डालिए, सबको फैला दीजिए, अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाइए, सब जगह फैलाइए कि बहुत अच्छे से विद्या अभियान के यूट्यूब परिवार पर यानी कि यूट्यूब फैमिली में बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है और सारे विषयों की पढ़ाई चलेगी। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। शायद ही कोई इतना बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर पढ़ाया होगा जितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ आई? तो चलिए आज के दिन यहाँ रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।